नमस्कार। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ईआरपी 9 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने एक नई सीरीज चालू की थी कि कैसे हम जनभागीदारी समिति का अकाउंट्स टैली में मेंटेन करें। मैंने 2 वीडियो आपको प्रेषित किए, वो आपको पसंद आए, आपकी प्रतिक्रिया भी अच्छी रही। सीखने के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि टैली में मास्टर्स क्या होता है। जब आप कोई भव्य इमारत का निर्माण करते हैं तो उस भव्य इमारत का मैप बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी डिजाइनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको आप पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। उसके आधार पर आप पूरी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरीके से टैली में जब आप अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं तो उसके पहले मास्टर्स क्रिएट करते हैं। मास्टर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप यहाँ पे निर्धारित करते हैं कि हमें कौन कौन से लेजर्स की आवश्यकता होगी, किन के अकाउंट्स हमें मेंटेन करने हैं, उनको हम कैसे संधारण करें। टैली में मास्टर्स में हमें केवल अभी जरूरत है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग ग्रुप पूरे जितने भी प्रकार की मदें होती है जो हमारे रिसीव्ड पेमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इनकम एक्सपेंडिचर को, बैलेंस शीट को इफेक्ट डालती है। इसमें जितने भी प्रकार की मदें होती है उनको 28 भागों में बांटा गया है। इसमें 15 प्राइमरी ग्रुप हैं और 13 सेकेंडरी ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट 2 लेजर हमें ओपन मिलते हैं। एक मिलता है कैश अकाउंट, दूसरा मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारी संस्था या कोई भी ऑटोनोमस बॉडी या कोई भी सोसाइटी जिसका हमें अकाउंटिंग मेंटेन करना है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार से हम हर ग्रुप में खाते खोलते हुए चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूं, आप देखिए कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके आधार पे आपको लेजर क्रिएट करना है। तो लीजिए, स्क्रीन आपके सामने पेश है। टैली में जनभागीदारी समिति का वित्तीय प्रबंधन देख रहे हैं। आज हम लोग भाग 3 पर हैं और आज हमारा उद्देश्य जो था पहले से डिसाइड है कि हम समिति का लेखा जोखा डबल एंट्री सिस्टम पे रखने वाले हैं, जिससे लेखा हमारा तीव्रता से रखा जा सके, सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण नियंत्रण, वांछित सूचनाएं हमें सेकेंड्स में मिले, बैंक बुक, कैश बुक के साथ संबंधित लेजर का हम संधारण कर पाए, हमारा जो लेखा जोखा है वो त्रुटि रहित रहे, मासिक त्रैमासिक कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें मिल सके और आसान बैंक रिकंसिलेशन हम लोग तरीके से कर सकें, बजट का निर्माण कर पाए और बजट वेरिएंस रिपोर्ट देख पाए। आज का हमारा लर्निंग आउटकम है कि हम जन भागीदारी समिति के नाम से टैली में कंपनी बनाएंगे। पिछले 2 वीडियो में भी, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको कंपनी बनाना बताया था, लेकिन आज हम पुनः बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। अकाउंटिंग के आवश्यकता के अनुसार फीचर सेट करेंगे। ये हम दोनों चीज इसलिए करने वाले हैं, कहीं आप भूल तो नहीं गए या आप इसे कर तो नहीं पाए। नंबर 3, प्रावधान के अनुरूप अकाउंटिंग ग्रुप बनाएंगे। आज हम अकाउंटिंग ग्रुप बनाना सीखने वाले हैं और यही हमारा सबसे बड़ा काम है। और हम इसके साथ में बैंक अकाउंट और विभिन्न पार्टियों के लेजर ओपन करेंगे। मास्टर्स, जब हम टैली में प्रवेश करेंगे गेटवे ऑफ टैली से, तो पहला मेनू मास्टर्स का होता है। मास्टर्स को अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो में बांटा गया है, पर चूंकि हमने फीचर्स में इन्वेंट्री इन्फो को बंद कर दिया, इसलिए अब हमें इन्वेंट्री इन्फो नहीं मिलेगा। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत ग्रुप, लेजर और बाउचर तथा इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, बाउचर टाइप, कॉपी एलोकेशन डिटेल दी होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इन्वेंट्री के फीचर्स की हमें आवश्यकता नहीं है और उसको हमने F11 फीचर से बंद कर दिया है। इंटीग्रेट एंड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को अपन ने नो कर दी, इसलिए अब यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो नहीं आने वाला है। बात आगे करते हैं ग्रुप की, अकाउंट्स ग्रुप की। किसी भी संगठन की वित्तीय स्थिति की जानकारी उसकी परिसंपत्ति और देयताओं के आधार पर ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार एक निश्चित अवधि में संगठन की लाभदायकता उसके लाभ हानि के विवरण से ज्ञात होती है। वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन और लाभालाभ अर्थात प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए समान प्रकृति के लेन देन को समूहीकृत किया जाता है, जिन्हें लेजर या खाता कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं जिसे हम लेजर ही कहते हैं। इन लेजर या खातों को पदानुक्रम में हेरिकल में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें अकाउंट्स ग्रुप कहते हैं। ग्रुप को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पदानुक्रम में सब ग्रुप में विभाजित किया जाता है। इन्हीं अकाउंट्स ग्रुप या सब ग्रुप के अंतर्गत खाते खोले जाते हैं, जो अर्थपूर्ण और अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित करने एवं प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। अकाउंट्स ग्रुप को उनकी प्रकृति के अनुरूप
पूंजी, संपत्ति, दायित्व, आय या व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। कोई भी खाता अपनी प्रकृति या स्वभाव के अनुसार लाभ हानि खाते हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट पर अपना प्रभाव डालता है। अतः इसी आधार पर इसे अकाउंट्स ग्रुपों का वर्गीकरण किया जाता है। अकाउंट्स ग्रुप किसी बाउचर में शामिल नहीं होते बल्कि इनका उपयोग केवल लेजर अकाउंट्स को व्यवस्थित करने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे ग्रुप हैं। प्राइमरी ग्रुप या सब ग्रुप, सबसे पहला होता है ब्रांच या डिवीजन। इस ग्रुप के द्वारा किसी भी व्यवसायिक विभिन्न शाखाओं, डिवीजन, सहायक कंपनियों के खाते रखे जाते हैं। हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, यदि आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। नंबर 2 होता है कैपिटल अकाउंट। इस ग्रुप के अंतर्गत हम कैपिटल और विभिन्न प्रकार के रिजर्व्स एंड फंड्स के अकाउंट्स खोलते हैं। इसके अंतर्गत कुछ सेकेंडरी ग्रुप होते हैं जिसमें पहला होता है रिजर्व एंड सरप्लस। यह कैपिटल अकाउंट्स का सेकेंडरी ग्रुप है। इसमें कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्वेशन फॉर डेप्रिसिएशन जैसे अकाउंट्स रखे जाते हैं। तीसरा होता है चल या अस्थायी संपत्ति, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स किसी भी उपक्रम की वे संपत्तियां होती जो एक वर्ष में आता व्यावसायिक चक्र पूरा होने पर नकदी में परिवर्तित हो जाती है या संगठन में उपयोग कर ली जाती है। इस ग्रुप के अंतर्गत 6 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं जिनसे संबंधित लेजर या खाते रखे जाते हैं। नंबर 1 बैंक अकाउंट। हमारा जनभागीदारी समिति में किसी बैंक में अकाउंट है तो हम लेजर खोलेंगे और उसका लेजर इसी बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत खोला जाएगा। इसके अंतर्गत हम सेविंग और करंट अकाउंट के लेजर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है कैश इन हैंड। आप लोग तो जानते हैं कैश का ट्रांजेक्शन आजकल हम लोगों ने बंद कर दिया है। आपकी भी जन भागीदारी समिति में किसी भी प्रकार का कैश नहीं होगा। यदि कैश होगा तो 500 रुपये का एडवांस के रूप में होगा, तो हम कैश इन हैंड अकाउंट के खाते को संशोधित करके उसमें 500 रुपये की ओपनिंग एंट्री कर देंगे, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर आता है जमाएं ना, डिपॉजिट एसेट्स। जमाएं या डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत हम उन खातों को रखते हैं जिसमें हमें कुछ हमने पैसा जमा कराया है, जैसे हमने टेलीफोन कनेक्शन लिया है, बिजली का कनेक्शन लिया और कोई हमें डिपॉजिट करना पड़ा है। प्रायः गवर्नमेंट सेक्टर में इस प्रकार के डिपॉजिट एसेट्स नहीं होते हैं, यदि होते हैं तो उसका हम अकाउंट्स इस ग्रुप के अंतर्गत खोलेंगे। फिर होता है लोन एंड एडवांसेस। यदि हमने अपने किसी कर्मचारी को कोई लोन दिया है, कोई एडवांस दिया है, तो इसके अंतर्गत हम उसका खाता खोलेंगे। फिर आता है स्टॉक इन हैंड। तो हमारे पास में स्टॉक इन हैंड का खाता 0 होगा क्योंकि हम केवल प्योरली अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, हम सेल्स परचेस में नहीं चल रहे हैं। फिर लास्ट वाला अकाउंट्स है करंट एसेट्स का 6वें नंबर का सैंडरी डेप्टर्स। इन ग्रुप में उन व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों खाते खोले जाते हैं जिन्हें व्यवसाय द्वारा माल उधार विक्रय किया जाता है। तो यहाँ पर हम माल का क्रय और विक्रय तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेप्टर्स के अंतर्गत उन लोगों के खाते खोलेंगे जिन लोगों को हम कोई भी सेवाएं दे रहे हैं या कुछ और चीज दे रहे हैं और बदले में उनसे हमें पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट है चौथा जो ग्रुप है हमारा करेंट लायबिलिटीज का है। इस करेंट लायबिलिटीज में 3 सेकेंडरी ग्रुप हैं। नंबर 1 है ड्यूटी एंड टैक्सेस। इस ग्रुप में हम ड्यूटी एंड टैक्सेस संबंधित समस्त प्रकार के खाते खोलते हैं, जैसे जीएसटी, वेट टैक्स, संपत्ति टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, चुंगी। और हाँ, आप लोग यदि कोई ऐसी सर्विस ले रहे हैं जिसमें आपको टीडीएस काटना जरूरी है तो उसका भी हम उपयोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आता प्रोविजन। जैसे आप बैड डेब्ट्स प्रोविजन है, टैक्सेशन के लिए प्रोविजन है या डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन है, उसके खाते हम प्रोविजंस के अंतर्गत खोलते हैं। क्योंकि जन भागीदारी समिति में जो भी हम संपत्तियां परचेज करते हैं ये सब का लेखा शासकीय नियमानुसार किया जाता है और इसमें डेप्रिसिएशन नहीं काटा जाता। इन्हें बुक वैल्यू पर तब तक दिखाते हैं जब तक कि उनको हम राइट ऑफ ना कर दें।
इसी प्रकार से तीसरा होता है, इसमें सब ग्रुप है विविध लेनदार। इस ग्रुप में उन व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों खाते खोले जाते हैं जिनसे व्यवसाय में माल उधार क्रय किया जाता है। तो हमको यहाँ पे उन लोगों के खाते खोलना है। मान लेते हैं हम लोग गेस्ट फैकल्टी को अपॉइंट किया और उनका पेमेंट कर रहे हैं, तो गेस्ट फैकल्टी को हम सैंडी क्रेडिटर्स के रूप में उनके खाते खोलेंगे, क्योंकि उनसे हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं। जब हम सर्विसेज लेंगे तो उनके अकाउंट्स को हम ड्यू करेंगे और बाद में उसको हम पेमेंट के रूप में दिखाएंगे। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम उन ग्रुप को रखेंगे जो हमारे सोसाइटी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का निर्माण करते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि मजदूरी है, कोई हमने चीज़ परचेज की है तो कैरिज इनवर्ड है, ऑक्ट्रा है इत्यादि। इसकी भी ज़रूरत प्राय हमें अपने समिति में नहीं पड़ने वाली है, बहुत रेयर केस में ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है डायरेक्ट इनकम, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आय का मुख्य सोर्स एकेडमिक फीस है। तो जो बच्चों से हमें एकेडमिक फीस मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट फीस मिलती है, हमें कोई प्रकार के पोषण अनुदान मिलता है, कहीं से कोई फंड मिलता है, वे सब हमारे लिए डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत शामिल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स। इस ग्रुप में हम सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की संपत्तियों के खाते रखेंगे। ये संपत्तियां साधन होते हैं जो हमारे धन कमाने में सहायक होते हैं। तो चूंकि हमारे सोसाइटी का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, हार्डवेयर परचेज करते हैं, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, फर्नीचर लेते हैं, शॉप प्लांट लेते हैं, ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं। यदि हम जन भागीदारी के फंड से इन संपत्तियों को खरीदते हैं तो उनका लेखा यहाँ पर होगा। फिर आता है अप्रत्यक्ष व्यय। इस प्राइमरी ग्रुप में सभी प्रशासनिक, विक्रय, मैनेजमेंट, ऑपरेशनल प्रकृति की जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं सबके खाते खोले जाएंगे। मान लीजिए हमारा बैंक अकाउंट है, उस पर बैंक चार्जेस कटता है तो उसका खाता खुलेगा। हम लोग कमीशन देते हैं, हम वेतन देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, किराया देते हैं, दान देते हैं, यात्रा व्यय देते हैं, ऑडिट फीस देते हैं। तो जो जो प्रकार के व्यय हम यहाँ पर देते हैं उन सब के खाते यहाँ पर खोले जाएंगे। तो अप्रत्यक्ष व्यय में हमें ध्यान रखना है कि यदि हम आउटसोर्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी सर्विस है, साफ सफाई की व्यवस्था है, तो इनके भी खाते, जो पार्टीज हैं उनके खाते भी हमको खोलना है सैंडी क्रेडिटर्स के अंतर्गत। और जो आउटसोर्स कर रहे हैं, जो सर्विसेज हैं, उस सर्विसेज के खाते हम लोग खोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। फिर आते हैं अप्रत्यक्ष आय। हमें एकेडमिक फीस के अतिरिक्त जितने प्रकार की आय होती है, ब्याज मिलता है, कमीशन मिलता है, रेंट मिलता है, उन सब को हम इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखेंगे। हमारा एफडीआर है तो एफडीआर पर जो पैसा हमारा जमा हो रहा है उस पर हमें ब्याज मिलता है, वो ब्याज हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। हमारे पीएससी का एग्जाम्स होता है, उस पीएससी के एग्जाम से हम 10%, 15%, 20% राशि बचा के जन भागीदारी समिति में रखते हैं, ये हमारे लिए अप्रत्यक्ष आय है। हमारे यहाँ पीईवी के एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए हमें बिल्डिंग किराया वगैरह मिलता है, वो सब किराया हमारे लिए अप्रत्यक्ष आय होती है। उन सबके खाते हम खोल के अप्रत्यक्ष आय में उसको रखते हैं। फिर होता है इन्वेस्टमेंट। यदि हमने अपना पैसा जो अतिरिक्त बचा हुआ है, अधिक ब्याज की प्रत्याशा में यदि उसकी एफडी बनाई है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत खाता खोलेंगे। हमारी जन भागीदारी समिति मान लीजिए 50 लाख रुपए, और उसमें से हम साल भर में 20 लाख रुपए खर्च कर पाते हैं, तो हो सकता है कि बैंक इस पर 3.5% से ब्याज दे, या कुछ हो सकता है कुछ बैंक ब्याज ना दे, तो हम अतिरिक्त राशि को 1 साल के लिए या 2 साल के लिए टाइम डिपॉजिट कर देते हैं या एफडीआर कर देते हैं, उस पर जो ब्याज मिल, तो यह हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो यदि हम ऐसा कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके खाते हम निवेश के अंतर्गत खोलेंगे। फिर आता है लोन लायबिलिटीज। यदि हमारे खाते ऐसे हैं जिसमें हमको
जो जमा राशि उससे अधिक निकालने की सुविधा होती है तो उसके खाते हम बैंक ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत खोलेंगे। तो जन भागीदारी समिति में इस प्रकार के खाते खोलने की स्थितियां नहीं बनती। इसी प्रकार होता है सिक्योर्ड लोन। यदि हम किसी अन्य संस्थाओं से कोई लोन लेते हैं और उसके बदले में कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं तो उसके खाते इस ग्रुप के अंतर्गत खोले जाएंगे। इसकी भी हमारे यहाँ संभावना नगण्य है। प्राय किसी भी सोसाइटी में ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। इसी प्रकार होता है असुरक्षित ऋण। यदि हम किसी पार्टी से, हमें किसी एम्प्लॉय से कोई लोन ले लेते हैं तो वह अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत उसके खाते खोले जाएंगे। फिर लास्ट है हमारा विविध संपत्ति मिसकेलिनियस एक्सपेंसेस। इसके खाते हमें खोलने की जरूरत नहीं, ये प्रावधान कंपनी के हिसाब से इसमें दिया गया है। फिर होता परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग सेल और परचेस का काम नहीं करते। इसी प्रकार है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के उपयोग हम केवल तभी करेंगे जब हम किसी अपने कर्मचारी को ट्रैवलिंग एडवांस देंगे और जब उसका बिल जमा हो जाएगा तो इसको हम लेके एडजस्टमेंट कर लेंगे। टैली में 15 प्राइमरी ग्रुप में से 9 प्राइमरी ग्रुप बैलेंस शीट का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, जबकि आयगत प्रकृति के कारण 6 प्राइमरी ग्रुप लाभ हानि खाते जिसे हम कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैपिटल, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी के अंतर्गत आने वाले सभी 13 प्राइमरी ग्रुप बैलेंस शीट का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 28 प्राइमरी ग्रुप को डिलीट नहीं किया जा सकता। टैली में पूर्व निर्मित समस्त ग्रुप को हम देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो अब मैं टैली की स्क्रीन आपके सामने लाता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं और कुछ लेजर्स बनाते हैं। टैली ERP9 को मैंने ऑन कर लिया है। डबल क्लिक, आइकन को डबल क्लिक करने पे कंपनी इन्फो आ गया। हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, जन भागीदारी समिति। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पवई। इंटर करते हैं, एड्रेस वगैरह डालते हैं, कंट्री में इंडिया का चयन करते हैं, स्टेट में मध्य प्रदेश का चयन करते हैं और बाकी सब डिटेल डालते हुए कंट्रोल ए द्वारा इसे सेव कर लेते हैं। तो यह भी हमने एक कंपनी बना ली है जो जन भागीदारी समिति गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पवई के नाम से एक कंपनी बनी है और इसके अंतर्गत हम लेखा करने वाले हैं। F11 फीचर्स पे चलते हैं। मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करते हैं। यूज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को यस करते हैं। बिल वाइज डिटेल को हम यस रहने देंगे। इनवाइजिंग को हम नो करेंगे, हमें सेल्स परचेज की आवश्यकता नहीं है। बजट कंट्रोल को हम लोग यस करेंगे कि हमको आगे चल के बजट बनाना है और इतना करने के बाद हम कंट्रोल ए द्वारा इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। तो हमने कंपनी क्रिएट की है और हमने फीचर्स सेट किए। अब हम चलते हैं एस्केप पी करके गेटवे ऑफ टैली में। तो आप देखिए मास्टर्स, जैसा अभी मैंने समझाया था, मास्टर्स के अंतर हमको दिख रहा है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में हम एंटर करते हैं, हमारे सामने अब आता है ग्रुप्स, लेजर, बजट और बाउचर टाइप। हम सबसे पहले चलते हैं ग्रुप में, एंटर करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पूर्व से निर्मित या जो निर्मित ग्रुप है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। किसी भी ग्रुप को हम अल्टर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं सिंगल मोड में। मल्टीपल मोड में हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। तो यदि हम कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट ऑप्शन पे चलते हैं और इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी ग्रुप को क्रिएट करेंगे वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो फिलहाल में अभी हम कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एस्केप करते हैं। यदि कोई ग्रुप आपने क्रिएट किया तो उसको अल्टर कर सकते हैं। तो अभी हमको अल्टर भी नहीं करना है, हम लोग केवल ग्रुप में डिस्प्ले में चलते हैं, मल्टीपल मोड में एंटर करते हैं। एंटर करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे 28 ग्रुप की सूची हमें दिखाई। ये वह ग्रुप है जिसके अंतर्गत हमें लेजर क्रिएट करना।
मैं स्केप कर लेता हूँ बटन और स्केप करके बाहर चलता हूँ। दूसरा आता है लेजर। अब हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो जो ग्रुप अभी हमने देखे जो अकाउंट से रिलेटेड है उसके अंतर्गत हमें लेजर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा खाता बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हम यहाँ बैंक ऑफ इंडिया डालेंगे, इंटर करेंगे, F12 आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर F12 प्रेस करने से कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे आता है पहला ऑप्शन, प्रोवाइड एलियास अलोंग विथ नेम, इसको आप यस कर लीजिए और कंट्रोल ए द्वारा इसे सेव कर लीजिए। जैसे आप कंट्रोल ए द्वारा सेव करते तो यहाँ देखिए एलियास आ गया। अब आपका बैंक अकाउंट नंबर मान लीजिए 100, ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है। तो आपने यहाँ पे एलियास में बैंक अकाउंट नंबर डाले तो वाउचर एंट्री करने में आपको बड़ी सुविधा होगी अंडर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे आप बैंक अकाउंट का चयन कीजिए, इंटर कीजिए। जैसे आप बैंक अकाउंट का चयन करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रिकंसिलेशन आती है। तो ये वही डेट होती है जिस डेट से आपकी कंपनी क्रिएट हुई। यदि आप कोई आगे की डेट से बैंक रिकंसिलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट आपको बदलनी होगी। आगे चलते हैं, आपका अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर आप वापस डाल दीजिए यहाँ पर अब ये प्रिंट आउट के लिए हम ले रहे हैं और बैंक रिकंसिलेशन करने के लिए यहाँ पे अकाउंट नंबर ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमने उसका एलियास में उपनाम के रूप में इसको दर्ज किया था। इसका तात्पर्य है कि जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो इसमें से या तो इस नंबर को या इसमें से किसी एक का चयन करेंगे। जब यहाँ हम अकाउंट नंबर लिख देते हैं तो इससे हम IFSC कोड वगैरह डाल देते हैं। मान लीजिए BOB, IFSC कोड आपके पासबुक के ऊपर है या आपके बैंक स्टेटमेंट में लिखा, उसको वहां से देख के दर्ज के लिए यहाँ पे आप बैंक ऑफ इंडिया का चयन कर लेंगे। बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के बाद में आप अपनी ब्रांच डाल दीजिए। हमने ब्रांच डाला। इसके बाद सेट चेक बुक्स, आपको बैंक से चेक बुक मिली है, आप उसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको जो चेक बुक मिली उसका नंबर है 100301, जो जाता है आपके पास में। आपको 100 चेक बुक मिली हुई है जिसका आप चाहें तो नाम दे सकते हैं। प्राय अकाउंटेंट अपनी चेक बुक का नंबर दे देते हैं A1 A2 A3, तो हमने यहाँ पे उसका A1 नाम दे दिया। दूसरी चेक बुक आपके पास में और इशू हुई है, 100 कॉपी है जिसमें, ये सब मैं अंदाज से लिख रहा हूँ। आपके पास में चेक बुक होंगी, आप उसके पहला और आखिरी नंबर यहाँ पे दर्ज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके चेक बुक के नंबर दर्ज हो जाएंगे। दूसरी चेक बुक थी 50, उसमें चेक थे, उसका आपने नंबर दे दिए A2। तो इस तरीके से आप चेक बुक का नंबर डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जब भी आप चेक काटते हैं अपने पार्टीज के लिए तो उसको प्रिंट कर पाएं, तो यदि उस ऑप्शन को चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो कीजिए। तो अभी फिलहाल में हम लोग चेक प्रिंटिंग पे बाद में आते हैं, पहले बैंक अकाउंट बना लेते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2020 को आपके अकाउंट्स में जितना भी पे अमाउंट था उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। मान लीजिए आपके पास 30,30,301 रुपए थे, तो आप यहाँ पे दर्ज कर लीजिए और उसका नेचुरली जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। इस तरीके से आप एक खाता खोल लीजिए। ये आपका एक खाता खोला है बैंक अकाउंट। अब आप क्या करते हैं कि सिक्योरिटी सर्विस आपके यहाँ ली हुई है, सिक्योरिटी सर्विसेज, तो आप सिक्योरिटी सर्विसेज खाता खोलेंगे। ये आपके लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप ये लिस्ट आप ग्रुप में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का चयन करेंगे। जैसे आप IN टाइप करते हैं तो दाई ओर की तरफ में जो ग्रुप की जो लिस्ट है वो छोटी हो जाती है, तो उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आप चयन कीजिए, लेजर टाइप नॉट एप्लीकेबल, और उसको सेव कर लीजिए। तो आपने सिक्योरिटी सर्विस का भी अकाउंट खोल लिया। ये सिक्योरिटी सर्विस जो है, जो आपने आउटसोर्स पे लिया था, कोई मान लेते हैं कोई मंजू सिक्योरिटी सर्विस दे रही थी आपको,
तो आपने मंजू सिक्योरिटी सर्विसेज का खाता खोल लिया। ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसका अकाउंट खोलेगा सैंडरी क्रेडिटर्स के अंतर्गत। मेंटेन बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, वो कितने दिनों के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करता है, वो 30 डेज के लिए हमें देता है, जिसमें 30 डेज में उसके बिलों का हम पेमेंट कर देते हैं। कोई अगर लिमिट हो तो लिमिट डाल दी, अदरवाइज जीरो बैलेंस इसका खाता आप खोल लीजिए। तो मंजू सिक्योरिटी सर्विस का भी आपने खाता खोल दिया। ये हमारे लिए सैंडी क्रेडिटर्स था। एक खाता अपने खोलते सिक्योरिटी सर्विसेज का, बैंक का खोल दिए। जब आप किसी से सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहे हैं तो उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। आपको पता है टीडीएस काटना पड़ता, तो एक अकाउंट हम खोल लेते हैं टीडीएस का। तो ये होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस का, तो हम ड्यूटी एंड टैक्सेस का चयन करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ अदर आ रहा है, इसलिए अदर आ रहा है क्योंकि हमने F11 फीचर में टीडीएस को इनेबल नहीं किए। तो इसके लिए हम चलते हैं F11 फीचर्स में, F3। अब यहाँ पर आप चल के टीडीएस ऑप्शन को यस करेंगे, फिर सेट अल्टर टीडीएस डिटेल को यस करेंगे। ऐसा करने पे आप यहाँ पे 10 संबंधी इंफॉर्मेशन भरेंगे। तो जो आपका 10 नंबर है वो यहाँ पे आप दर्ज कीजिए। 10 नंबर के बाद में डिडक्टर टाइप आप कैसे हैं, कंपनी, इंडिविजुअल या HUF है। तो आप सोसाइटी को इंडिविजुअल के अंतर्गत लिया है तो आप उसको इंडिविजुअल के अंतर्गत ले लीजिए। डिडक्टर की ब्रांच, डिवीजन, ये आपके 10 नंबर पे दिया हुआ, इसको देख के उससे दर्ज कर लीजिए। और इतना करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए, कंट्रोल ए द्वारा इसी स्क्रीन को भी सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब आप टीडीएस को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ टीडीएस लिखा आने लगा, आप टीडीएस की एंट्री कर लेंगे। अब नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट में आप चयन कर लेंगे एनी और इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने एक टीडीएस का अकाउंट भी खोला। हम लोग क्या करते हैं, जन भागीदारी में बहुत सारे व्यक्तियों को रखते हैं तो उनको भी पेमेंट देते हैं। तो ऑनरेडियम का अकाउंट आप खोल लीजिए। आपने लीज लाइन का अकाउंट रखा है, लीज लाइन, तो आप लीज लाइन का पेमेंट देते हैं। तो लीज लाइन भी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आप यहाँ पे खाता इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खोल लीजिए। नॉट एप्लीकेबल टीडीएस, नॉट एप्लीकेबल टीडीएस आप काट के पेमेंट करते हैं तो उसको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज लीज लाइन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको सेव कर लीजिए। लीज लाइन के बाद में आप अपने टेलीफोन एक्सपेंसेस भी खर्च करते हैं। कई बार स्थिति बनती होगी कि आपके पास में गवर्नमेंट में फंड नहीं है और आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड किया है जन भागीदारी समिति से, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लीजिए। यदि आप चाहें तो इसमें कास्ट सेंटर भी बना सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में 3 या 4 या 5 टेलीफोन नंबर है और उन टेलीफोन का आप चाहते हो साल में कि किस टेलीफोन नंबर पे कितना का बिलिंग आई, तो इसके लिए फिर आप यहाँ पे चाहें तो कास्ट सेंटर को भी इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आप चलेंगे F11 फीचर्स में और एक कास्ट सेंटर को आप यहाँ पे यस कर देंगे, मेंटेन कास्ट सेंटर यस, कंट्रोल ए द्वारा सेव कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नया मेनू उपस्थित हो गया, वो कहलाता है कास्ट सेंटर। एंटर कर लीजिए, कास्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस कीजिए और आप इसको यस कर लीजिए। तो आपके कास्ट सेंटर भी खुल गए। जब आपका कास्ट सेंटर होगा तो मैं बताता हूँ कि कास्ट सेंटर आप कैसे क्रिएट करेंगे। स्केप करते हुए बाहर आइए, यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टेली में अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत कास्ट सेंटर का एक नया फीचर हो गया है। अब यहाँ पे कास्ट सेंटर क्रिएट कर लीजिए। तो कास्ट सेंटर एक बना रहे हैं हम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस का आपने एक प्राइमरी कास्ट सेंटर बनाया और आपके कॉलेज में 4 टेलीफोन नंबर हैं। मान लेते एक नंबर है आपके पास 244000 अंडर टेलीफोन एक्सपेंसेस यस। दूसरा नंबर था ये टेलीफोन एक्सपेंसेस के अंतर्गत ले लिया। आप चाहें तो इसके आगे एसटीडी कोड भी जोड़ सकते हैं। तीसरा नंबर आपका ये था टेलीफोन एक्सपेंसेस।
तो ये इस तरीके से आपने कास्ट सेंटर बनाए थे। जब आप वाउचर एंट्री करेंगे, एक होलसेल लमसम अमाउंट उसमें एंट्री करेंगे कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड किया है, तो वो कितना इन अकाउंट्स पर वितरित हुआ, कितना कितना इन टेलीफोन नंबर का बिल था। तो इस तरीके से आप कास्ट सेंटर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपकी कुछ तैयारी करवाई है। जैसा पहले आपको पता था कि पोषण अनुदान हमें मिला करता था, तो हम लोग जो खाता खोल रहे हैं ये एक सोसाइटी के लिए खाता खोल रहा है। यदि हमें नॉर्मल रूप से आय प्राप्त होती रहती है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम, लेकिन जब पोषण दान हमें मिलता है तो एक लायबिलिटी के रूप में मिलता है जो एक विशेष उद्देश्य से दिया गया है। तो इसका जब हम खाता खोलेंगे पोषण अनुदान का, तो ये खुलेगा हमारे लिए, ये हमारे लिए है लायबिलिटीज़ है, तो इसका अकाउंट हम खोल देंगे करेंट लायबिलिटीज़ में। तो ये हमारे लिए एक स्पेशल पर्पस के लिए मिला है जिसके अंतर्गत हमें वेतन का भुगतान करना है। तो इस तरीके से पोषण अनुदान का खाता खोल लेंगे आप, जो खुलेगा करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। आप ऑनरेरियम देते हैं गेस्ट फैकल्टी को, तो उसका खाता आप खोल देंगे गेस्ट फैकल्टी ऑनरेरियम। ये है हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हमने खाता खोल लिए, कंट्रोल ए द्वारा इसे हम सेव कर लेंगे। मान लीजिए कोई गेस्ट फैकल्टी है मिस्टर कपूर, तो आप मिस्टर कपूर का खाता खोल लीजिए। ये हमारे लिए होंगे सैलरी क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। मेंटेन बिल बाय बिल आप कर लीजिए, इसमें कंट्रोल ए द्वारा इसे सेव कर लीजिए। तो ये हमारे गेस्ट फैकल्टी थे। तो इस तरीके से आप खाता खोलना शुरू कीजिए। आपको कहीं कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछिए। मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा होने लगा है और आपके समय बड़ा कीमती है। तो जो मैं कल एक वीडियो और देने वाला हूँ जिसमें मैं केवल मल्टीपल मोड से बहुत सारे लेज़र बनाऊंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपके अनुसार मैं आपको पूरे लेज़र क्रिएट करूंगा और एक कंपनी आपको मेल कर दूंगा ताकि आप अपना काम आगे बढ़ा सकें। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य अवगत कराइए। यदि मन में कुछ क्वेरीज हैं तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। आपको और जानकारियाँ चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल थिंक टेली को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसे मैं यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपके काम का है, आप अपने साथियों को बताना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके काम आ रहा हूँ इसके लिए, और आप मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।